हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शौर और मैं बीएससी नर्सिंग का स्टूडेंट हूँ। आज के हमारे इस वीडियो का चैप्टर रहेगा जिसमें हम लोग बात करेंगे इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के बारे में। ये हमारा एएचएन से मतलब कि आपका नेक्स्ट चैप्टर है जिसमें हम लोग बात करेंगे इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के बारे में। ठीक है, अगर हम देखें तो ये हमारा 7th चैप्टर है जिसमें हम लोग आईएनसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो आपको पहले जो भी रिव्यू है, इंट्रोडक्शन पढ़ना है। ठीक है, नर्सिंग असेसमेंट पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, मतलब कि फिजिकल असेसमेंट पढ़ना है, एचआईवी एड्स के बारे में पढ़ना है, रोल ऑफ नर्स के बारे में पढ़ना है और एड्स का जो अलग अलग प्रोग्राम्स है उसके बारे में देन आखिरी में पढ़ना है। ठीक है, तो इस पैटर्न में ही हम लोग आईएनसी के जो पैटर्न है उसी पैटर्न में ये नोट्स भी है और इसी पैटर्न में हम लोग इस वीडियो को करेंगे भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वन शॉट में इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो हमारा ये 7th चैप्टर है। अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो देख लो, और साथ ही में अगर हम आपको मतलब कि ये नोट्स चाहिए तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। और इसके साथ साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहां से भी आप इसको ले सकते हो। ठीक है, तो ये ओवरऑल ऐसे रहता है। अब हम बात करेंगे चैप्टर के बारे में। ठीक है, अगर इम्यून सिस्टम की बात करें तो इम्यून सिस्टम क्या होता है, तो कोई भी ऐसे पैथोजन जो बॉडी के अंदर एंटर करता है, जो भी हमारे प्रोटेक्टिव सेल और जो भी हमारी प्रोटेक्टिव बॉडी होती है उसको हम लोग इम्यून सिस्टम बोलते हैं। जिसमें हम लोग देखें तो हाईली ऑर्गेनाइज जो नेटवर्क होती है वो सेल सेल का होता है, टिश्यूज का, ऑर्गन का, और जो भी आपके सॉल्यूबल मतलब कि बॉडी जो भी आपके मीडिएटर्स होते हैं उनका जो काम होता है प्रोटेक्ट करना बॉडी को पैथोजन फॉरेन जो भी आपके सब्सटेंस हो गए, टॉक्सिन्स हो गई और मैलिग्नेंट जो सेल्स होती हैं उससे। ठीक है, तो ये सेल्फ और नॉन सेल्फ के ऊपर डिपेंड करता है और इनकी जो काम होती है। डेफिनेशन की बात करें तो इम्यून सिस्टम एक तरीके से देखा जाए तो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि ऐसे डिटेक्ट करता है, न्यूट्रलाइज करता है और एलिमिनेट करता है इन्फेक्शियस एजेंट को, साथ ही में हमारे मतलब कि जो भी आपके एबनॉर्मल सेल्स होती है उसको। ठीक है, इनेट और एडॉप्टिव इसमें होता है। फंक्शन की बात करें तो वही आपका मतलब कि डिफेंस देना माइक्रोब्स के अगेंस्ट में, डेड और जो आपका डिके हो जाता है, डेड और जो आपका डैमेज सेल होता है उसको रिपेयर करना या फिर ऐसे जो डेड है उसको बाहर निकालना, ये इनका काम होता है। इम्यून का जो सर्विलेंस है वो देखना, साथ ही में प्रोटेक्ट जो भी एंटीबॉडीज है वो प्रोवाइड करना, फॉर्म करना इम्यूनोलॉजिकल इसमें जो भी मेमोरी है वो सब। ठीक है, ये हो गया। अब हम आगे बात करेंगे टाइप्स के बारे में, जिसमें हम लोग देखें तो पहला जो टाइप है हमारे पास वो इननेट इम्यूनिटी है, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है। तो ये हमारा मतलब कि बाय बर्थ ये हमारा प्रेजेंस होता है, इमीडिएट इसमें रिस्पांस देखने को मिलता है, कोई इसमें मेमोरी नहीं होती, स्पॉन्टेनियस इसमें रिस्पांस देखने को मिलता है, सेम रिस्पांस हर बार। ठीक है, अब इसमें क्या क्या होता है तो फिजिकल अगर बैरियर की बात करें तो इसमें स्किन और म्यूकोसा आ जाता है। साथ ही में आपके केमिकल की बैरियर की बात करें तो गैस्ट्रिक मतलब कि गैस्ट्रिक एसिड और जो भी आपके लाइजोजाइम्स है वो हो जाते हैं। सेलुलर की बात करें तो आपके न्यूट्रोफिल्स और जो माइक्रोफेजेस हैं वो सब आ जाते हैं। और नेक्स्ट हम बात करें तो नेचुरल किलर सेल्स की बात करें तो ये सब आ जाते हैं। साथ ही में हमारे कंपोनेंट जो सिस्टम है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है, ये सब आ जाते हैं। ठीक है, एडेप्टिव और स्पेसिफिक जो हमारा इम्यूनिटी है ये जो है डेवलप होता है किसी भी हार्मफुल ऐसे एक्सपोजर में आने से, जो कि एक मेमोरी रह जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें स्पेसिफिक ऐसे एंटीजन देखने को मिलता है। ठीक है, पहला अगर हम देखें तो पहला जो इसमें हमारा होता है वो ह्यूमरल मतलब की इम्यूनिटी होती है, जो कि ऐसे बी लिम्फोसाइट से मीडिएटेड होता है, एंटी बॉडीज होती हैं। ठीक है, अब इसमें क्या क्या होती है तो आईजीजी होता है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए होता है, आईजीए होता है जो कि म्यूकोसल इसमें इम्यूनिटी के लिए होता है, आईजीएम होता है फर्स्ट इम्यून एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है, और आईजीई होता है एलर्जिक रिएक्शन के लिए, आईजीडी होता है हमारा बी लिम्फो मतलब कि बी सेल रिसेप्टर के लिए। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे तो सेल मीडिएटेड आपके इम्यूनिटी है। तो अगर हम देखें तो आपके ये जो है टी लिम्फोसाइट से मीडिएटेड होते हैं, और ये इसमें अगर देखें तो ये हेल्पर्स टी सेल्स होती हैं, साइटोटॉक्सिन टी सेल्स होती हैं, साथ ही में आपके रेगुलेटरी टी सेल्स होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो सिस्टम होता है वो हमारे पास इसमें लिम्फॉइड मतलब कि लिम्फॉइड ऑर्गन्स होती हैं, जो कि हमारे इम्यूनिटी में काम आती हैं। प्राइमरी में देखें अगर तो बोन और आपका जो थाइमस होता है वो दोनों आपके प्राइमरी वे में ये काम आता है। ठीक है, सेकेंडरी वे में क्या क्या होता है तो सेकेंडरी ऑर्गन्स में आपके स्प्लीन हो जाते हैं, टॉन्सिल्स हो जाती हैं, लिम्फ नोड हो जाते हैं और पियर पैचेस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये जो सिस्टम है हमने यहाँ तक ऐसे कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करेंगे कि जो असेसमेंट और ये सब जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके बारे में, जो कि आपका चैप्टर पूरा ऐसे यहाँ से स्टार्ट होता है। इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर का मतलब होता है कि इम्यून सिस्टम जो है उसके अंदर फेलवर या फंक्शन सही से नहीं कर पाना इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या टाइप्स हो सकती हैं तो इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम हो सकता है। इसमें प्राइमरी वे में अगर देखें तो जेनेटिकली हो सकता है।
ठीक है, सेकेंडरी में एक्वायर्ड या कोई भी इन्वायरमेंटल फैक्टर से हो सकता है। ठीक है, दूसरा अगर टाइप की हम बात करें तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होती हैं, जिसमें बॉडी जो है खुद ही पे ऐसे अटैक करने लगता है, सेल्फ अटैकिंग मोड में होता है। अब हमारे पास हाइपर सेंसिटिविटी मतलब कि डिसऑर्डर होता है, जो कि एक्सेसिव इसमें इम्यूनिटी देखने को मिलता है। ठीक है, और चौथा जो है ट्रांसप्लांट ऐसे रिजेक्शन होता है, तो ये हमारा ऐसे दूसरे ऑर्गन का ऐसे जो ट्रांसप्लांट होता है तो सही तरीके से मैच नहीं हो पाता, तो उस केस में होता है। नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे तो इम्यून असेसमेंट में हम बात करेंगे। ठीक है, नर्सिंग असेसमेंट हम लोग क्या करते हैं इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के में। ठीक है, तो अगर हम हिस्ट्री कलेक्शन पहले हम लोग करते हैं, जिसमें जो पेशेंट का चीफ कंप्लेंट्स होता है वो देखते हैं, जिसमें हमारा रिकरेंट इन्फेक्शन हो गया, फटीग हो गया, फीवर हो गया, वेट लॉस हो गया, इसके साथ साथ स्किन रैशेस हो गया। ठीक है, अब दूसरा हम बात करें तो हमारे पास क्या है, तो मतलब कि प्रेजेंट जो हिस्ट्री है वो देखते हैं, जिसमें हमारे ड्यूरेशन, सीवियरिटी और मतलब कि एसोसिएटेड इसमें जो भी सिम्टम्स है वो सब देखते हैं। ठीक है, पास्ट हम हिस्ट्री की बात करें तो क्रोनिक इसमें इलनेस हो गया, टीबी हिस्ट्री हो गया, या फिर ऐसे ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हुआ है, तो ये सब देखते हैं। तो ये आपका तीन ऐसे देखना होता है, पास्ट, प्रेजेंट और मतलब कि जो आपका क्लिनिकल फीचर होता है वो सब। ड्रग ड्रग हिस्ट्री भी देखनी होती है कि क्या पेशेंट जो ड्रग लेता है। ठीक है, स्टेरॉइड हो गया, इम्यून का जो भी आपका सुप्रेसेंट होता है तो वो सब आ जाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आपके कीमोथेरेपीज आ जाते हैं। फैमिली हिस्ट्री में हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर या जेनेटिक डिसऑर्डर है वो सब देखते हैं। लाइफ स्टाइल में आपका जो लाइफ स्टाइल है वो कैसा रहा है, हिस्ट्री, सेक्सुअल हिस्ट्री है, उसके साथ साथ हम देखते हैं ये भी आईबी में जो भी न्यूट्रिशनल सपोर्ट है वो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो सब देखते हैं। ठीक है, फिजिकल हम लोग क्या एग्जामिन करते हैं, तो जनरल अपीयरेंस हो गया। ठीक है, वाइटल साइंस हो गए, स्किन का आपका जो मतलब कि स्किन की जो एग्जामिनेशन हो गई, लिम्फ नोड ऐसे इनलार्जमेंट हो गया, फिर आपके जो हिस्ट्री एसोसिएटेड मतलब कि रेस्पिरेटरी एसोसिएटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, असेसमेंट होती है, वो सब देखते हैं। एब्डोमिनल एसोसिएटेड भी प्रॉब्लम्स को हम लोग इसमें देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हम पहला जो कंडीशन है वो पढ़ते हैं, एच आई वी एड्स की हम बात करें तो एच आई वी का जो फुल फॉर्म है वो आपका ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। ये एक तरीके से देखें तो एक क्रोनिक मतलब कि रेट्रो वायरल इन्फेक्शन होता है, जो कि ग्रेजुअल डिस्ट्रॉय कर देता है हमारे इम्यून सेल्स को, इम्यून सिस्टम को। स्पेशली अगर देखें तो CD4+ को टी लिम्फोसाइट्स को करता है, जो कि लीड करता है एड्स को। ठीक है, अब इसमें डिफिशियंसी की हम बात करें, सॉरी, डेफिनेशन की बात करें तो ये हमारा रेट्रो वायरस होता है, जो कि अटैक करता है हमारे इम्यून सिस्टम पे। ठीक है, एड्स की हम बात करें तो ये जो है एडवांस्ड मतलब कि स्टेज ऑफ HIV होता है, जो कि ऐसे देखे तो आपका मतलब कि कैटेगराइज होता है इसमें हमारा सीवियर इम्यून डैमेज, और इसके साथ साथ अपॉर्चुनिस्टिक इसमें मतलब कि इन्फेक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, अब क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, तो कॉजेज की हम बात करें तो ये जो है रेट्रोवायरस से ये कॉज होता है। ठीक है, RNA जो है उसकी वजह से। ठीक है, इसमें जो है आपको म्यूटेशन देखने को मिल सकता है, और इसके साथ साथ हम देखें तो लेंटी जो वायरल वायरस होती है उससे हो सकता है, या फिर ऐसे टारगेट मतलब कि CD4 जो रिसेप्टर्स होती है उससे होता है। ठीक है, अब हम आगे बात करें तो दो टाइप्स होती है इसमें, HIV 1 और HIV 2 होता है। HIV 1 मोस्ट कॉमन होता है और HIV 2 आपका लेस कॉमन होता है। ठीक है, इसके बाद से रिस्क फैक्टर जो है मोस्टली इसमें इन्हीं सब कारणों से होता है, जिसमें अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट हो गया, मल्टीपल पार्टनर्स हो गए, IV ड्रग जो यूज कर रहे हैं मल्टीपल टाइम हो रहा है, या फिर ऐसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया, नीडल स्टिक इंजरी हो गई, या फिर मदर से ये चाइल्ड में ट्रांसफर होता है, ट्रांसमिट होता है। अब हम एपिडेमोलॉजी के बारे में बात करेंगे, तो एपिडेमोलॉजी क्या होता है, तो एपिडेमोलॉजी का मतलब है कि ओवरऑल जो भी सोसाइटी है उसके अंदर क्या डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, कितने परसेंटेज ऑफ पीपल जो है वो अफेक्ट हुए हैं, क्या क्या मतलब कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है और डिटर्मिनेंट है और फ्रीक्वेंसी है, इन सभी का हम लोग स्टडी करते हैं सोसाइटी के अंदर कितना है। ठीक है, ग्लोबल सिनेरियो में अगर देखें तो मिलियन ऑफ पीपल जो है HIV से वर्ल्ड वाइड ऐसे मतलब कि अफेक्टेड हैं। ठीक है, अगर देखें तो आपका जब जो सब सहारन जो अफ्रीका है उसमें मतलब कि हाईली इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, अफेक्ट करता है ये 15 से लेके 49 ईयर वाले एज में। ठीक है, और ART का मतलब है एंटी रेट्रोवायरस थेरेपी होती है। मतलब कि ये वैक्सीनेशन होता है, जो कि मतलब कि आपके HIV/AIDS वाले पेशेंट को दिया जाता है। ठीक है, ये जो है मतलब कि एक शेड्यूल होता है, प्रॉपर तरीके से इसकी डोजिंग होती है। ठीक है, मोर्टेलिटी इसमें सिग्निफिकेंस देखने को मिलता है, जो कि रिड्यूस करता है ART HIV/AIDS के रेट को। ठीक है, अब इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो ये जो है हमारे इपिडम मतलब कि एपिडेमिक से ऐसे मतलब कि देखने को मिलता है। ठीक है, इसके साथ साथ देखें तो हाईली इसमें बाउंडेड स्टेट्स इन बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे कि हम बात करें तो पटना के अंदर ऐसे हुआ था कि जो
एक फीमेल थी जो कि 100 ऑफ जो मेल थे उन लोग को एचआईवी पॉजिटिव कर दी थी, क्योंकि वो एचआईवी एड्स से ऐसे पीड़ित थी और वो जो है मल्टीपल जो पार्टनर के साथ ऐसे कांटेक्ट बनाई थी, तो उसकी वजह से उसको बहुत सारे लोगों को ऐसे अफेक्ट कर रही थी। ठीक है, ये पटना बिहार से है। ठीक है, ये जो है बॉर्डर ऐसे ऐसे ही बहुत सारे केसेस होते हैं, जो लोग ऐसे उनकी जो सोशल आइसोलेशन भी होता है और ऐसे वो लोग सोचते हैं कि मुझे हो गया है तो दूसरों को भी कर देते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। ठीक है, मोस्ट अफेक्टिव जो एज होता है वो 20 से लेके आपका 40 ईयर होता है। ठीक है, 20 से 40 साल की उम्र में ज्यादा ये देखने को मिलता है। सेक्सुअल ट्रांसमिशन इसमें मोस्ट कॉमनली रूट होता है, जो कि आपको देखने को मिलता है। इसमें जो है मल्टीपल ऐसे निडल का भी यूज होने की वजह से होता है, जो कि ऐसे देखे तो ड्रग वाले जो लोग ड्रग्स लेते हैं या फिर ऐसे जो मल्टीपल निडल्स का यूज करते हैं मल्टीपल टाइम, ऐसे एक ही निडल से लगे पड़े हैं दो चार लोग, तो उस केस में भी होता है। ठीक है, अब हम इसके एपिडेमोलॉजिकल ट्राइड्स की बात करें तो ट्राइड्स में हमारे 3 ट्राइड्स होते हैं, जिसमें हम देखें तो हमारा फर्स्ट होता है एजेंट। एजेंट की हम बात करें तो एचआईवी हमारा मतलब कि वायरस होता है। दूसरा हमारा जो होता है वो होस्ट होता है। होस्ट जो है हमारा ह्यूमन होता है, जो कि हाईली रिस्क बिहेवियर मतलब कि इम्यून इसमें कंप्रेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, तीसरा जो है हमारा इसमें इन्वायरमेंट होता है, जो कि हमारा प्योरिटी हो गया, स्टिग्मा हो गया, या फिर ऐसे देखे तो लैक ऑफ नॉलेज हो गया। ठीक है, एजुकेशन हो गया। अब ये सब तो ऐसे हो गया। अब हम देखेंगे इसमें ट्रांसमिट कैसे होता है, कैसे ट्रांसमिट होता है हमारा एचआईवी। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो मोस्ट कॉमन आपका सेक्सुअल मतलब कि ट्रांसमिशन होता है। मोस्ट मोस्ट कॉमन ये होता है अनप्रोटेक्टेड। अगर अगर आप वजाइनल इंटरकोर्स कर रहे हो, एनल इंटरकोर्स कर रहे हो, तो उसकी वजह से हो सकता है, या फिर ऐसे ओरल सेक्स से भी बहुत ऐसे कम केस में होता है, लेकिन होता है। ठीक है, ब्लड ट्रांसमिशन है तो इसमें स्क्रीनिंग हो गया, अन स्क्रीनिंग ऐसे निडल स्टिक इंजरी से हो सकता है, या फिर ऐसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तो उस केस में हो सकता है। ठीक है, मदर टू चाइल्ड ऐसे ट्रांसमिशन होता है, जिसको हम लोग वर्टिकल इसमें ट्रांसमिशन बोलते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो सकता है, ड्यूरिंग डिलीवरी हो सकता है, या फिर ऐसे ब्रेस्ट फीडिंग से भी हो सकता है। ठीक है, और चौथा जो है हमारे पास वो ऑक्यूपेशनल ऐसे देखे तो ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर में, जिसमें हमारा जो काम ही है आपका वो मतलब कि ऐसे मतलब एचआईवी एड्स वाले पेशेंट को डील करना। जैसे कि नर्सेस होती हैं तो निडिल का जो निडिल अगर उन लोग का जो यूज किया हुआ है, अगर आप में अगर फ्रिक हो गया, चुभ गया, तो उससे भी बहुत ज्यादा ऐसे चांसेस हो जाते हैं, जिसमें आपका एआरटी जो प्रोफाइलेक्स है वो स्टार्ट कर दिया जाता है। ठीक है, एक्सपोजर अगर हो गया मतलब कि ब्लड से, तो उसमें भी आपको देखा जाता है। अब इसमें कैसे वो ट्रांसमिट नहीं होता है, बहुत ज्यादा ऐसे मिथ होती हैं कि जो एचआईवी एड्स है ऐसे ऐसे फैलता है, तो इन सभी से ट्रांसमिट नहीं होता है। जिसमें हमारा जो है पहला जो है हैंडशेक, मतलब कि हाथ मिलाने से नहीं होता, गले लगाने से नहीं होता, या फिर कोई भी यूटेंसिल है उसका यूटेंसिल है तो उसके यूज करने से नहीं होता, मॉस्किटो बाइट से नहीं होता, या फिर ऐसे देखे तो स्वेट और टीयर से भी ये नहीं होता है। ठीक है, ब्लड से डायरेक्ट इसमें ट्रांसमिशन होता है। अब हम बात करेंगे कि पैथोफिजियोलॉजी कैसे कैसे ये ट्रांसमिट होता है, क्या क्या पाथवे होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एचआईवी है, एचआईवी जो है हमारे ब्लड स्ट्रीम में एंटर करता है। ये अटैक करने लगता है हमारे CD4 के रिसेप्टर के ऊपर। ठीक है, फ्यूज करता है और जो सेल्स होती हैं मतलब कि मेम्ब्रेन होती हैं वो उसको फ्यूज करने लगता है। ठीक है, इसके साथ साथ देखें तो रिवर्स इसमें ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कर देता है, जो भी आरएनए है उसको डीएनए में। इसके बाद से अगर देखें तो मतलब कि ऐसे देखें तो इंटीग्रेशन स्टार्ट कर देता है, होस्ट जो डीएनए होता है वो, और वायरल इसमें जो भी आपका मतलब कि देखे तो रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है, जो भी आपका डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है CD4 का। और इसके साथ साथ देखें तो रिड्यूस हो जाता है इम्यूनिटी, और इसमें अपॉर्चुनिस्टिक जो इन्फेक्शन है वो देखने को मिलता है। फाइनली जो एड्स है वो कॉज हो जाता है। ठीक है, तो पहले एचआईवी होता है, उसके बाद से ये एड्स कॉज होता है, ये भी आपको याद रखना है। अब इसके स्टेज की हम बात करें तो एक्यूट स्टेज में क्या होता है, तो आपको एक्यूट फेज में आपको फ्लू लाइक मतलब कि फ्लू के जो सिम्टम्स होती हैं वो दिखेंगी, हाई इसमें वायरल लोडिंग होगी। ठीक है, लेटेंट जो स्टेज है इसमें एसिम्प्टोमेटिक रहेगा। ठीक है, ग्रेजुअल इसमें जो CD4 मतलब कि इम्यूनिटी जो है वो लो होने लगेगा, और एड्स के टाइम पे बहुत ज्यादा इसमें लो हो जाएगा, सीवियर इसमें इन्फेक्शन देखने को मिलेंगी। तो ये सब कंडीशन होते हैं। अब हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की बात करें तो जनरल अगर सिम्टम्स की बात करें तो इसमें फीवर, वेट लॉस, और जो भी आपके नाइट स्वेटिंग होगी, क्रोनिक इसमें डायरिया होता है, तो ये सब केसेस होते हैं। ठीक है, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है तो इसमें हम लोग देखें तो ट्यूबरकुलोसिस, फिर आपके निमोसाइटो साइटिस निमोनिया हो गया, या फिर ऐसे देखे तो आपका मतलब कि ओरल कैंडिडास हो गया, हेपेरेज हो जाता है, तो ये सब होता है। मैलिग्नेंट की बात करें तो हमारा जो भी कोप्सिक मतलब कि सार्कोमा हो गया, या फिर सॉरी लिम्फोमा हो गया, तो ये सब कंडीशन देखने को मिलती हैं। अब हम लोग कौन कौन सा टेस्ट करते हैं, कौन कौन से मतलब कि डायग्नोसिस करते हैं, तो एलिजा टेस्ट जो है इसमें मतलब कि
मोस्ट कॉमन होता है। इसमें जो है ये मतलब कि कंफर्मेटरी टेस्ट में माना जाता है, ठीक है। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट आपका कंफर्मेटरी माना जाता है। साथ ही में आपका जो भी बायोप्सी होता है, बायोप्सी जो है आपका कंफर्मेटरी टेस्ट में माना जाता है, ठीक है। HIV एड्स होती है, उसका जो रैपिड टेस्ट होता है, CD4 का अगर अमाउंट घटा हुआ है तो उससे हमें पता चल जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ वायरल लोडिंग जो टेस्ट होता है वो CBC और लीवर फंक्शन टेस्ट होता है, ठीक है। ये सब होते हैं। अब हम आगे बात करें तो हमारे पास प्रिवेंशन जो है हमारा मतलब कि ऐसे ट्रांसमिशन से कैसे करते हैं, तो प्राइमरी वे में हम देखें तो इसमें कोई भी ऐसे जो कंडीशन से हमें बचना होता है वो हम ऐसे बताते हैं, जिसमें हम लोग मतलब कि जो भी सेक्सुअल पार्टनर ये मल्टीपल ये सब आप प्रॉपर तरीके से बताते हो, अवॉइड करते हो, एब्सेंस करते हो, ठीक है। इसके साथ साथ देखें तो फेथ रहते हो एक सिंगल पार्टनर के साथ, कॉन्डम यूज करते हो, सेक्स मतलब कि एजुकेशन लेते हो, नीडल स्टिक इंजरी के बारे में जानते हो, ब्लड स्ट्रीम के बारे में इसमें एजुकेशन लेते हो, ठीक है। सेकेंडरी प्रिवेंशन में अगर देखें तो आपका मतलब कि वही अर्ली डायग्नोसिस के बारे में, ART और जो भी पार्टनर मतलब कि आपके नोटिफिकेशन है, या फिर ऐसे देखे तो साइन, और जो भी आपका मतलब कि ऐसे देखे तो स्क्रीनिंग हम लोग करते हैं जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है कि बच्चे में ना फैले इस तरीके से, ठीक है। और टर्सरी की हम बात करें तो इसमें जो है अपॉर्चुनिस्टिक आपको इसमें जो भी मतलब कि इन्फेक्शन हो गया, न्यूट्रिशनल सपोर्ट और साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं, ठीक है। फर्स्ट में आपको इसमें पहले में अगर देखें तो अवेयर रहना है, ठीक है। अवेयर का ये मतलब है कि आपको आगे अभी नहीं हुआ है, ठीक है, आपको पता है कि किस तरीके से हो सकता है। सेकंड में आपको लगता है कि इसमें चांसेस हैं, हो हुआ हुआ है, ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना होता है, तो ये है। और तीसरे में आपको हो गया है तो उस केस में आपको क्या करना है, तो इसमें आपको ये सब बताना होता है, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो स्पेसिफिक इसमें प्रिवेंशन मेजर्स हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास देखें तो पहला जो कंडीशन है वो आपका PEP है। तो ये क्या होता है, तो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलिक्स है। ये जो है आप अगर मान लो कि HIV एड्स के कांटेक्ट में आए हुए हो, ठीक है, HIV एड्स के कांटेक्ट में आए हो, और उसका जो है आप मतलब कि आपको पता है कि वो पेशेंट जो है HIV एड्स का था, और उसके जो कांटेक्ट में आने से आपको कुछ ना कुछ हुआ है, निडल स्टिक इंजरी हो गई है या ब्लड का एक्सपोजर हो गया, तो उस केस में आपको क्या करना है, विद इन 72 आवर ये आपको पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलिक्स स्टार्ट कर देना है, ठीक है। कंटिन्यू रहेगा ये 28 डेज के लिए, और इसमें जो है आपको कोई भी इसमें अगर थोड़ा सा भी खतरा लगता है तो उस केस में आपको ये यूज किया जाता है, ठीक है। दूसरा जो हमारे पास PREP है, तो ये क्या है, तो प्री आपका एक्सपोजर प्रोफाइलेक्स है, तो ये जो है हाई रिस्क इंडिविजुअल पे दिया जाता है, ठीक है। और तीसरा हम देखें तो प्रिवेंशन ऑफ मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन है, PMTCT है, तो ये जो है ART हम लोग देते हैं जो भी मदर है, मदर से ये जो है चाइल्ड में ना फैले, तो इस केस में, ठीक है। सेल्फ डिलीवरी जो प्रैक्टिस है वो सब देते हैं, इन्फेंट का हम लोग प्रोफिलैक्स इसमें चलाते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखें तो इसमें क्या है, मैनेजमेंट है, तो इसमें मेडिकल मैनेजमेंट में हम लोग क्या करते हैं, तो ART हम लोग देते हैं। ART क्या होता है, तो हमारा एंटी रेट्रोवायरस वायरल जो थेरेपी होती है, जो कि मैं बहुत पहले से ही बता रहा हूँ, तो ये सब आप देते हो। इसमें क्लासेस होती हैं, NRTI हो गया, NNRTI हो गया, फिर आपके मतलब कि प्रोटीएज इनहिबिटर हो गए, फिर आपके जो इंटीग्रेज इनहिबिटर्स हो गए, तो ये सब आ जाते हैं। गोल की हम बात करें तो इसमें मतलब कि रिड्यूस करते हैं हम लोग जो भी आपके वायरल लोडिंग हो गई, CD4 का काउंट हो गया, कॉम्प्लिकेशंस हो गई, उससे प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो नर्सिंग मैनेजमेंट की हम बात करेंगे, जिसमें हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट में पहला जो है वो इन्फेक्शन प्रिवेंशन है, ठीक है। इसमें इन्फेक्शन प्रिवेंशन में हाई मतलब कि जो भी हमें बचाव करना है, जैसे हैंड वॉशिंग हो गया, आइसोलेशन हो गया, और सेल्फ इंजेक्शन हो गया, तो ये सब देखेंगे, ठीक है। अब दूसरा जो है न्यूट्रिशनल सपोर्ट, हाई प्रोटीन देंगे, फ्रीक्वेंट इसमें मिल देंगे, और प्रोटीन सप्लीमेंट्स विटामिन सप्लीमेंट्स देंगे, ठीक है। मॉनिटर करना तो CD4 का वायरल और ड्रग का जो साइड इफेक्ट है वो देखते हैं, ठीक है। स्किन की अगर बात करें तो अगर प्रेशर शोर हुआ है, हाइजीन को देखते हैं, ये सब देखते हैं। साइकोलॉजिकल सपोर्ट में काउंसलिंग हो गया, फिर आपके जो स्टिग्मा हो गई, फैमिली जो अगर मान लो कि फैमिली एजुकेशन है, तो ये सब देना, ये सब आ जाता है, ठीक है। अब हम फोर्थ की बात करें तो एड्रेशन मतलब कि इसमें देखें तो प्रमोशन है, तो इसमें क्या होता है, तो एजुकेट करते हैं हम लोग अब मतलब कि लॉन्ग फॉर्म ART के बारे में, मेडिकेशन रिमाइंडर देते हैं, पेन मैनेजमेंट है तो एनाल्जेसिक, और इसमें कंफर्ट मेजर्स का यूज करते हैं, ठीक है। अब प्रिवेंशन कैसे हम लोग करेंगे ट्रांसमिशन का, तो वही हम एजुकेट करेंगे कॉन्डम को यूज करने का, ठीक है। सेल्फ जो ब्लड का ट्रांसमिशन है, निडल सेफ्टी के बारे में, PEP के बारे में, PREP के बारे में, और ART के बारे में जब प्रेगनेंसी हो, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस में वही आपके अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हो गए, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो गए, ड्रग टॉक्सिसिटी, ऑर्गन फेलुअर, और ये सब आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे तो प्रोग्नोसिस के बारे में बात करेंगे, मतलब कि कितने टाइम मतलब कि HIV एड्स होने के बाद कितने टाइम के बाद आपको ये सही होने के चांसेस रहते हैं अगर आप सही से ड्रग लेते हो, ठीक है।
दवा लेते हो। तो अगर हम देखें तो कोर्स और आउटकम और सर्वाइवल के बेसिस पे ये मतलब कि बताया जाता है, जिसमें हम देखें तो आपका जो भी प्रोग्नोसिस है वो ड्रामेटिक इसमें देखने को मिलता है। अर्ली अगर डायग्नोसिस हुआ है तो उसमें जो है इफेक्टिव इसमें एआरटी का वे दिखता है और सही तरीके से होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। अब इसमें डेफिनेशन की बात करें तो एक्सपेक्टेड आउटकम और जो सर्वाइवल है ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। जो भी पेशेंट का कंडीशन है, स्टेज है, और जो भी इम्यून सिस्टम है और उसकी जो ट्रीटमेंट चल रही है और जो भी प्रेजेंस मतलब कि इसके कॉम्प्लिकेशंस है, उसके बेसिस पे ये बताया जाता है, ठीक है। अब अगर देखें तो कौन कौन से फैक्टर जो है वो अफेक्ट करते हैं, तो आपके CD4 के जो मतलब काउंट है, जिसमें हमारा देखें तो नॉर्मल जो है 500 होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मल ये होता है, ठीक है। उसमें नॉर्मल ऐसे मतलब कि पेशेंट जो है वो सही तरीके से ठीक हो सकता है, ठीक है। 200 से 500 है तो उसमें मॉडरेट रिस्क है, और इसमें अगर 200 से कम है तो इसमें जो है पुअर मतलब कि इसमें प्रोग्नोसिस का इसमें रेट है, ठीक है। वायरल की हम बात करें तो हाई मतलब कि वायरल लोड है, इसमें बेटर आउटकम होता है, ठीक है। सॉरी, लो वायरल लोड है तो इसमें बेटर आउटकम होता है, और हाई वायरल लोड है तो इसमें आपको फास्टर देखने को मिलता है, ठीक है। अब एआरटी की हम बात करें तो अर्ली वे में अगर ट्रीटमेंट चल रहा है तो आपको जल्दी से जल्दी इसमें देखने को मिलेगा, और मतलब कि सही हो जाओगे। और इसमें डिलेड होगा तो इसमें रिस्क जो है कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। एआरटी अगर स्ट्रिक्टली इसमें एड्रेशन दे रहे हो तो उसमें जो है वायरल मतलब सप्रेस हो जाता है, और अगर पुअर एड्रेशन दे रहे हो तो उसमें ड्रग की रेजिस्टेंस हो जाती है, ठीक है। अब अपॉर्चुनिस्टिक जो इन्फेक्शन है उसमें क्या क्या होते हैं, तो ये सब आपको अलग अलग प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, फंगल इन्फेक्शन हो गई, और ये आपका और भी ज्यादा वर्ष हो जाता है केस, ठीक है। न्यूट्रिशनल सपोर्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अच्छा डाइट, और ये सब जो माल न्यूट्रिशन है वो सब को भी देखना होता है। एज फैक्टर्स भी होते हैं, जिसमें हमारा यंग एज जो है वो बेटर रिस्पॉन्स करता है, और जो एल्डरली है वो बहुत कम ऐसे धीमे रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। मतलब कि को मैरबिड जो कंडीशन है वो भी देखने को मिलता है, कि उसके साथ साथ जो कंडीशन अलग है, जिसमें हेपेटाइटिस बी, डायबिटीज, मैलिग्नेंस हो गया, या फिर ऐसे देखे तो सर्वाइवल रेट है इसमें बहुत ज्यादा कम हो जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है, तो विदाउट ट्रीटमेंट की हम बात करें, तो प्रोग्नोसिस की हम बात करें तो पहले जो है आप मान लो कि एचआईवी इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। उसकी वजह से आपको CD4 का रेट घट गया है, और ये जो है मतलब कि इसमें अलग अलग जो प्रॉब्लम्स है, जिसमें आपको निमोनिया, ये सब आपको अलग अलग हो रही है, टीबी हो रहा है, ठीक है। उसकी वजह से एड्स हो रहा है और डेथ हो जा रहा है, ठीक है। अब हम देखें तो प्रोग्नोसिस की हम बात करें तो एचआईवी जो है, मान लो कि एचआईवी एड्स हो गया आपको अर्ली, इसमें आपको डायग्नोसिस करा लिया आप। इसकी वजह से क्या हुआ, तो एआरटी का आप इसमें डोजिंग स्टार्ट कर दिए, उसकी वजह से वायरल इसमें सप्रेशन स्टार्ट हो गया। CD4 का जो रिस्पॉन्स है वो सही मिला, और इससे क्या हुआ, तो नियर जो मतलब कि जो भी सेल है वो सही से नॉर्मल इसमें बिहेव करने लगा। तो ये सब होता है, और ये आप इस तरीके से देख सकते हो। वही प्रोग्नोसिस का जो रेट है होता है हेल्दी बेबी में, मतलब कि पॉसिबल होता है। विदाउट अगर देखें तो बहुत ज्यादा इसमें रिस्क होता है, ठीक है। अब चाइल्ड की हम बात करें तो डायग्नोसिस इसमें बहुत ज्यादा इंप्रूव होता है। एडवांस मतलब कि एआरडी एड्स की हम बात करें तो मल्टीपल इसमें ऑर्गन का डैमेज देखने को मिलता है, कॉम्प्लिकेशन वही आपके सेम ही होते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे रूल मतलब कि नर्सेस का क्या रोल होता है, तो इसमें पहला जो रोल है उसमें असिस्मेंट का होता है। असिस्मेंट में क्या क्या वो लोग करते हैं, तो आपको डिटेल हिस्ट्री लेना, फिर न्यूट्रिशनल सपोर्ट, CD4 का रेट लेना, फिर आपकी जो नर्सिंग मतलब कि इसमें देखे तो वायरल लोडिंग रिपोर्ट हो गया, अपॉर्चुनिस्टिक हो गया, साइकोलॉजिकल सपोर्ट हो गया, तो ये सब आप लेते हो, ठीक है। डायरेक्ट पेशेंट केयर करते हो, जो एआरटी है वो प्रिस्क्राइब करते हो। ड्रग का साइड इफेक्ट्स जो भी इंफेक्शन मतलब कि कंट्रोल है वो कराते हो। स्किन और मतलब कि ओरल केयर करते हो, साथ ही में आप ये भी देखते हो कि जो मतलब कि प्रेशर सो रहा है या फिर ऐसे फ्लूइड का, इलेक्ट्रोलाइट का प्रॉपर तरीके से बैलेंस बना रहे, ठीक है। इन्फेक्शन प्रिवेंशन भी करते हो, जिसमें हैंड हाइजीन, जो भी मतलब कि यूनिवर्सल प्रिकॉशंस है, सेल्फ डिस्पोजल, साथ ये सब हो गया, आइसोलेशन हो गया, तो ये सब आप करते हो। काउंसलिंग की हम बात करें तो काउंसलिंग में आप एचआईवी एड्स में क्या करते हो, तो तीन तरीके से काउंसलिंग होती है। प्री टेस्ट काउंसलिंग की हम बात करें तो एचआईवी जो हुआ है वो उसको एक्सप्लेन करना, जो भी मतलब कि इन्फॉर्म करना कंसेंट को, उसको सही तरीके से प्लेस करना, रिजल्ट और मिथ जो ऐसे स्टिग्मा वो एड्रेस करना, ठीक है। अब पोस्ट टेस्ट की बात करें तो अगर आपको निगेटिव आता है तो प्रॉपर आप मतलब कि बताते हो, ठीक है। बता के ऐसे एजुकेट करते हो कि हाँ आपको नहीं है एड्स और एचआईवी, आप और ज्यादा सेफ रहिए, और एजुकेट कर देते हो, ठीक है। अगर पॉजिटिव है तो इसमें इमोशनल सपोर्ट देते हो, साथ ही में डिजीज के बारे में बताते हो, ट्रीटमेंट के बारे में बताते हो, एआरटी के बारे में बताते हो, और जो भी डिस्क्लोज करते हो, जो भी आपके पार्टनर होते हैं उनसे आप डिस्कस कराते हो, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो आपको इन सभी में ये 5 की पॉइंट्स का ध्यान देना होगा, कौन जो कि आपके प्रोफेशनलिज्म का पार्ट होता है, जिसमें हमारा
कोई भी बात ऐसे कॉन्फिडेंशियल रखना, ठीक है, HIV एड्स में कोई भी ऐसे पेशेंट को जज ना करना, ठीक है, एम्पैथी देना, और इसके साथ साथ हम देखें तो एक्टिव इसमें लिसनिंग और आपका पुअर सॉरी रिस्पेक्ट करना सारे ही पेशेंट के डिग्निटी को, ये मतलब कि काउंसलिंग का पार्ट होता है, ठीक है। अब हमने ये देख लिया, तो अब पेशेंट को एजुकेट करते हैं। पेशेंट को एजुकेट क्या करते हैं, तो जो भी मतलब कि डिजीज है उसके बारे में, HIV एड्स और जो ART होती है उसके बारे में, और जो भी लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट होती है वो सब के बारे में, ठीक है। अब प्रिवेंशन हम लोग इसमें एजुकेशन देते हैं, कॉन्डम को यूज करना, फिर आपके मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स के बारे में, और ऐसे देखें तो निडिल और स्टिक ये सब के बारे में बताते हैं, और ब्लड के अगर स्क्रीनिंग है वो सब भी हम बताते हैं, ठीक है। ART एड्रेशन एजुकेशन देते हैं, जिसमें हम लोग देखें तो प्रॉपर डेली जो डाइट है वो सब बताते हैं, ठीक है। स्किन की डोजेस हो गई, फिर आपके जो कंटिन्यू इसमें देखे तो जो बेटर फीलिंग के लिए होता है वो सब, और रिपोर्ट साइड इफेक्ट को हम लोग देखते हैं, ठीक है। और न्यूट्रिशनल सपोर्ट भी हम लोग देते हैं, जिसमें हम लोग न्यूट्रिशनल एजुकेशन, जिसमें हम लोग हाई प्रोटीन डाइट के बारे में, फ्रेश फूड, और जो आपके मतलब कि फ्रूट और वेजिटेबल्स होती है उसके बारे में, साथ ही में देखे तो मतलब कि अवॉइड करने को बोलते हैं अल्कोहल और स्मोकिंग को, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास वो प्रिवेंशन होता है। प्रिवेंशन क्या होता है, तो अपॉर्चुनिस्टिक जो इन्फेक्शन है, जिसमें हाइजीन को मेंटेन करना, अवॉइड करना कांटेक्ट, और जो भी आपके इन्फेक्टेड पर्सन है, ठीक है, और वैक्सीनेशन के बारे में बताना। अब नेक्स्ट हम बात करें तो होम केयर, और होम केयर मतलब की कंसिडरेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें हम लोग देखें तो हमारे पास पहला जो है जनरल केयर होता है। जनरल केयर में आप क्लीन करते हो जो भी इन्वायरमेंट है, प्रॉपर वेंटिलेशन, और मतलब कि सेल्फ इसमें ये होम में ही अगर कुछ ऐसे सेट करना तो उस केस में होता है, ठीक है। जो भी घर है उसको इन्फेक्शन कंट्रोल के वे में देखते हो, ठीक है, प्रॉपर तरीके से ग्लव्स और जो भी वेस्ट मतलब कि ऐसे देखे कांटेक्ट है तो वो सब आप देखते हो, ठीक है। इसके साथ साथ मतलब कि जो भी पर्सनल आइटम्स है जैसे कि रेजर, टूथब्रश हो गया, तो ये सेपरेट करते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, तो मीडिए मतलब कि मेडिकेशन मैनेजमेंट है, तो मेडिकेशन शेड्यूल्स और ड्रग का प्रॉपर्टी, और जो भी फॉलो अप मतलब कि अपॉइंटमेंट है वो सब बताते हो, ठीक है। न्यूट्रिशनल केयर वही सब आपका कितना खाना खाना है, क्या करना है, फ्लूइड कितना लेना है, और आपका वेट रेगुलर वे में मॉनिटर करने का बताते हो, ठीक है। सिम्टम्स को मैनेज करते हो, जो भी फीवर और जो भी आपका अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है वो सब बताते हो। ORS, और आपको डिहाइड्रेशन है तो उस केस में सॉरी डायरिया तो ORS देते हो। ये सब अलग अलग जो सिम्टमेटिक होती है वो सब प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, ठीक है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हो, फैमिली इन्वॉल्वमेंट के बारे में अवॉइड करते हो, डिस्क्रिमिनेशन को, सोशल इंटीग्रेशन को भी इंकरेज करते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास रिहैबिलिटेशन है, सुधार करना, सुधार के अंदर बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, तो इसमें अगर देखें तो रिहैबिलिटेशन हम लोग कैसे करते हैं, तो पहला जो है फिजिकल रिहैबिलिटेशन होता है, लाइट एक्सरसाइज हो गया, आपके जो भी मतलब कि ऐसे जो भी कन्वर्सेशन है उसका एनर्जी टेक्निक हो गया, और फिजियोथेरेपी हो गया, तो ये सब अगर नीड होती है तो उस समय हम लोग करते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है साइकोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन है, तो सपोर्ट करते हैं ग्रुप को, ठीक है, और सपोर्टिव ग्रुप को इसमें देखा जाता है, काउंसलिंग सेशंस चलती हैं, और स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है, ठीक है। अब हम देखें तो इसमें क्या सोशल रिहैबिलिटेशन है, तो इसमें स्टिग्मा हो गया, रिड्यूस होता है, फिर आपके इनकरेज करते हैं हम लोग एम्प्लॉयमेंट, और ये सब पॉसिबल होता है, तो इसके साथ साथ लिंक करते हैं हम लोग कम्युनिटी, और जो भी रिस्पॉन्स है वो सब देखते हैं। वैकेशनल रिहैबिलिटेशन है, मतलब कि छुट्टियों के दिनों में जाके ऐसे गांव वाले एरिया में एजुकेशन देना, एजुकेट करना, तो स्किल ट्रेनिंग देना, जो भी एडवांस मतलब कि अल्टरनेटिव जो एम्प्लॉयमेंट ऑप्शन है उसके बारे में बताना, और गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स है उसके बारे में एजुकेट करना होता है, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल ऐसे रहता है, रोल ऑफ नर्स वही मैं बता ही रहा था, ठीक है। तो ये सब हो गया। अब हम आगे बात करेंगे, तो हमारे पास दो चीजें हैं, नाको है, और एक और होता है NACP, ठीक है, तो ये दो है। तो इसमें क्या क्या होता है, नाको का मतलब है नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम होता है, और इसके साथ साथ हम देखें तो हमारा NOPO क्या होता है, तो ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि हम देखें तो इसमें कंट्रोल करता है, ठीक है। तो हम लोग इसमें बात करेंगे नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम्स के बारे में, ठीक है। ये क्या होता है, तो ये मेजर ऑफ द पब्लिक मतलब कि ऐसे कंसर्न के लिए बनाया गया मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया से, ठीक है, जो कि हमारा 1980 में बना था, और ये जो है प्रिवेंशन और कंट्रोल में काम आता है बहुत ज्यादा ऐसे HIV एड्स के मतलब कि जो भी फैलने वाला होता है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको लॉन्च किया था। ये जो है अगर देखें तो नेशनल एड्स जो कंट्रोल प्रोग्राम है वो 1992 में मतलब कि ये दोबारा लॉन्च हुआ, ठीक है, इसको नाम बदल के रखा गया। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन होता है अनाको, ठीक है, इसमें नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि फंक्शन करता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर मतलब कि फैमिली वेलफेयर के लिए होता है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये होता है, ठीक है, जो कि पॉलिसी फॉर्मेशन, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, कंट्रोल और इवेलुएशन
HIV एड्स हो गया, तो ये सब के केसेस में काम आता है। अब इसका विजन क्या था, तो ऐसे जीरो इन्फेक्शन, मतलब कि जीरो, मतलब कि इन्फेक्शन हो जाए, जीरो डिस्क्रिमिनेशन हो, और इसके साथ साथ जीरो एड्स रिलेटेड डेथ हो, इसका ये विजन था। गोल जो है आपको मतलब कि रिड्यूस करना नए HIV पेशेंट को, ठीक है। यूनिवर्सल जो एक्शन है ART को वो देना, एलिमिनेट करना जो भी हमारे मतलब कि मदर टू चाइल्ड ऐसे ट्रांसमिशन है, स्टिग्मा और ये जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको देखना, साथ ही में हमारा जो हेल्थ मतलब कि हेल्थ सिस्टम है उसको भी देखना है, ठीक है। अब इसके अलग अलग फेजेस हैं, तो फेजेस की हम बात करें तो फेज वन जो है 1992 से 1999 में हुआ, जिसमें ये जो है अवेयरनेस के ऊपर फोकस करता है, ब्लड सेफ्टी मेजर्स के ऊपर फोकस करता है, और इसके साथ साथ देखें तो सर्विलेंस के ऊपर फोकस करता है, ठीक है। अचीवमेंट है तो इसमें HIV टेस्ट सेंटर्स बन गए, ठीक है, साथ ही में ब्लड बैंक्स भी बने, ठीक है। अब ये जो है इसका दूसरा फेज स्टार्ट हुआ 1999 में से लेके आपका 2006 तक, इसमें जो है ये फोकस किया आपके चेंज, मतलब कि कम्युनिकेशन हो, बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन हो, और साथ ही में टारगेटेड इसमें मतलब कि इंटरवेंशन हो, और प्रिवेंट किया जाए ऐसे हाई रिस्क ग्रुप को, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से हाई रिस्क ग्रुप थे, तो इसमें अगर देखें तो हाई रिस्क में आपके जो फीमेल सेक्स वर्कर्स थे, मतलब कि जो भी प्रोस्टिट्यूशन होती है वो सब हो जाता है, ठीक है। मेल जो कि ऐसे मेल हु हैव सेक्स विथ मेल, ठीक है, ये हो जाता है, और ये MSM होता है। और इसके साथ साथ देखें तो हमारा मतलब कि इंजेक्शन ड्रग यूजेस होती है, साथ ही में आपके ट्रक ड्राइवर्स होते हैं, तो वो सब आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका अलग अलग हाई रिस्क वाले जो पेशेंट्स हैं वो उसका रहता है, इन लोगों पे ज्यादा फोकस किया गया है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे तो हमारे पास तीसरा फेज है 2007 से लेकर 12 तक चला, जो कि हाल्ट और रिसीव करने को एपिडेमिक हुआ है, ठीक है, रिवर्स। और इसमें की पॉइंट्स जो थे वो ART सर्विस को इसमें और ज्यादा अच्छा किया गया, प्रिवेंट किया गया कि चाइल्ड से ऐसे मतलब कि पेरेंट्स से चाइल्ड ट्रांसमिशन ना हो, कॉन्डम प्रमोशन किया गया, साथ ही में जो ब्लड सेफ्टी मतलब कि स्ट्रेंथनिंग की गई। अब फेज 4 जो है उसमें 2012 से लेकर 2017 तक चला, एक्सेलरेट किया एपिडेमिक को। और ये जो है न्यू इसमें जो है आपका न्यू इन्फेक्शन जो है वो 50% से ऐसे रिड्यूस हो गया, और कंसर्न किया जो भी प्रिवेंशन है स्ट्रेंथ किया, और इसके साथ साथ केयर और सपोर्ट दिया। फेज 5 जो है वो अभी के टाइम पे करंट फेज है, जिसमें हम लोग देखें तो 95 का रूल है, जिसमें हम देखें तो 95% ऑफ HIV मतलब कि जो भी लोग हैं वो लोग अवेयर है, ठीक है। ART जो है 95 है, और इसके साथ साथ देखें तो हमारा वायरल मतलब कि सप्रेशन भी 95 है, तो ये सब 95 रूल चलता है। अब इसमें जो कंपोनेंट्स होती हैं जिसमें हमारा प्रिवेंशन सर्विसेज होता है, जो कि हम देखें तो ये हमारा टारगेटेड इंटरवेंशन प्रोग्राम्स होती है, कंट्रोल कंट्रोल इसमें कॉन्डम के प्रमोशंस होती हैं, STI और मैनेजमेंट होता है, ओपियोइड्स का जो भी मतलब कि ऐसे देखे तो सब्स्टिट्यूशन थेरेपी होती है, ठीक है। दूसरा है इसमें ब्लड मतलब की सेफ्टी होती है, जो भी आपके स्क्रीनिंग और जो भी ब्लड का HIV का ये सब होता है, ठीक है। प्रमोशन होती है, वॉलेंट्री मतलब कि ब्लड डोनेशन हो गया, क्वालिटी ब्लड बैंक होती है, तो ये सब होता है, ठीक है। इसके बाद से दूसरा जो इसमें है ICTC है, जो कि हमारा इंटीग्रेटेड काउंसलिंग और टेस्ट सेंटर्स है, जिसमें HIV का प्री और पोस्ट जो एग्जामिनेशन और काउंसलिंग और रेफरल के लिए होता है, ठीक है। ART इसमें सर्विसेज चलता है, फ्री ART हो गया, CD4 का इसमें काउंटिंग हो गया, वायरल टेस्ट हो गया, एट्रेशन हो गया, तो ये सब हो गया। अब पेरेंट्स टू टीचर मतलब कि चिल्ड्रन इसमें ट्रांसमिशन है, तो इसमें रूटीन HIV टेस्ट होता है ART का, और इसके साथ साथ देखें तो प्रोफाइलेक्स भी हम इसमें चलाते हैं। और नेक्स्टली हम देखें तो हमारे पास क्या है, तो सपोर्टिव ग्रुप भी होती हैं, केयर भी हम लोग करते हैं, जो कि हम लोग देखें तो अपॉर्चुनिस्टिक जो इन्फेक्शन है वो मैनेज करना, नर्सिंग सपोर्ट देना, इसके साथ न्यूट्रिशनल सपोर्ट देना, जो भी आपके साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना, कम्युनिटी केयर सेंटर्स को बनाना, तो ये सब होता है। नेक्स्ट हम रोल ऑफ नर्स के बारे में बात करें, इसमें आपका मतलब कि 3 लेवल में ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो 3 लेवल में होता है, ठीक है। सेंट्रल जो लेवल है वो आपका नाको देखता है, ठीक है, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन देखता है, ठीक है। स्टेट लेवल की हम बात करें तो स्टेट लेवल में आपका स्टेट एड्स कंट्रोल मतलब की सोसाइटीज देखता है। तीसरा जो हमारे पास वो डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है, डिस्ट्रिक्ट एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल यूनिट होता है, तो ये सब देखते हैं ये लोग, ठीक है। तीसरा हम बात करें तो इसमें आगे हम बात करें तो रोल ऑफ नर्स को हम लोग इसमें देखते हैं, जिसमें जो भी रोल होते हैं, नर्स जो है वो काउंसलिंग कराती है, टेस्ट कराती है, कॉन्डम के बारे में प्रमोशन करती है, मॉनिटर करती है एड्स और ART के बारे में, ठीक है। और एजुकेट करती है हाई रिस्क ग्रुप होती है उसमें इन्फेक्शन प्रिवेंशन के बारे में, और साथ ही में जो रिपोर्ट्स हैं वो ऐसे कलेक्ट करती है, ठीक है।
अब इसके साथ साथ अलग अलग और भी आपके एजेंसीज बनी जो कि इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए बनी। पहला जो है हमारे पास वो नेशनल मतलब कि आपका डिजीज कंट्रोल के लिए है, तो इसमें मैं आपको लास्ट में ऐसे समझा दे रहा हूँ। 1 सेकेंड, नहीं इसको सीधे सही रहेगा ऐसे ही। तो इसमें पहला जो है नेशनल सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल है, तो ये जो है फंक्शन करता है कि कितने सर्विलेंस है, डिजीज का आउटब्रेक कितना है, और इसके साथ साथ ट्रेनिंग और जो भी आपका मतलब कि इन्फेक्शन कंट्रोल गाइडलाइन है वो सब देखना है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, तो ये सब भी देखते हैं, जिसमें बायोमेडिकल रिसर्च हो गया, HIV एड्स हो गया, और जो भी आपके क्लिनिकल मतलब की ट्रायल्स होती हैं वो सब देखते हैं, एविडेंस बेस्ड में देखने को मिलता है। ठीक है। नेशनल इसमें हम लोग हेल्थ मतलब कि मिशन होता है। ठीक है, ये क्या होता है, तो जो भी प्राइमरी हेल्थ केयर हो गया या फिर ऐसे देखे तो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स हो गई, तो वो इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है। दूसरा जो है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें क्या होता है, तो जो भी हमारे रेगुलर मतलब की रेगुलेशन होती है ड्रग्स का, वैक्सीनेशन का, तो ये सब ये लोग देखते हैं। कंट्रोल क्वालिटी हो गई। स्टेट एड्स हमारा कंट्रोल सोसाइटी है, तो ये स्टेट के अंदर नाकों का प्रोग्राम चलाते हैं। ठीक है। ART हो गया, और जो भी हमारी सोसाइटी है उसके अंदर मोबिलाइज करते हैं। ठीक है। दूसरा जो एजेंसीज है वो हमारा मतलब कि इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो हमारा WHO हो जाता है। WHO में क्या है, तो ग्लोबल इसमें बेसिस पे सर्विलेंस चलती है, इन्फेक्शन कंट्रोल चलता है। ठीक है। साथ ही में पब्लिक इसमें हेल्थ इमरजेंसीज कोऑर्डिनेशन को देखा जाता है। ठीक है। यूनिएड है, तो ये क्या होता है, तो हमारे कोऑर्डिनेशन HIV एड्स का इसमें देखने को मिलता है ग्लोबल में। ठीक है। और इसके साथ साथ 95 टारगेटेड मॉनिटर भी होता है, और साथ ही में पब्लिक पॉलिसी इसमें मतलब कि एडवाइजरी भी होता है। ठीक है। यूनिसेफ है, तो ये क्या होता है, तो चाइल्ड हेल्थ हो गया, प्रिवेंशन पीडियाट्रिक हो गया, आपके जो भी मतलब कि मतलब कि इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स हो गई, तो ये सब आ जाता है। CDC है, तो कंट्रोल मतलब कि सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल प्रिवेंशन है, तो ये जो है रिसर्च करना, इन्फेक्शन कंट्रोल करना, और जो भी हमारे ट्रेनिंग आउटब्रेक के बारे में बताना, तो ये सब आ जाता है। और ग्लोबल जो है मतलब कि फंड टू फाइट एड्स है, ट्यूबरकुलोसिस है, मलेरिया है, तो ये हमारा फंक्शन करता है। जो भी आपके फाइनेंशियल हो गया सपोर्ट HIV एड्स के प्रोग्राम के लिए, साथ ही में ये जो भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, तो उस केस में। ठीक है। तो ये ओवरऑल ऐसे रहता है, जो कि हमारा नेशनल और इंटरनेशनल में यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हो। ठीक है। इसमें विद इन आपका इंडिया में ग्लोबल वे में होता है, फोकस करते हैं इम्प्लीमेंटेशन में, पॉलिसी ग्लोबल वे में अगर देखें तो कोऑर्डिनेशन, ये सब देखने को मिलता है। फंडिंग की बात करें तो ग्लोबल इसमें देखें तो नेशनल में आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, इंटरनेशनल में इंटरनेशनल डोनर्स होते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल में नाको हो गया, NCDC हो गया, फिर ICMR हो गया, और इंटरनेशनल में अगर देखो तो WHO हो गया, यूनिएड हो गया, या फिर ऐसे CDC हो गया। तो ये हमारा ऐसे देखे तो ओवरऑल ऐसे चैप्टर था जो कि हमने इसमें कंप्लीट कर लिया है। वैसे तो मैंने इसको पहले भी रिकॉर्ड किया था, पर इसमें ये प्रॉब्लम हो गया था कि उसका ऑडियो मतलब कि ऐसे सेव नहीं हुआ था। तो उस केस में मुझे ये दोबारा करना पड़ा, बहुत ज़्यादा मेहनत लग गई है। 3 चैप्टर्स मैंने ऐसे ही रिकॉर्ड किया था, पर वो दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और मेरा मेहनत दिखाओ, तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और आपको ये नोट चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, और ऐसे ही प्यार बरसाते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।